हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पॉलिटी का हिस्सा है। ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है वो आपका पार्ट 4 के अंदर आता है। ठीक है। पार्ट 4 के अंदर आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। और जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि इसको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये और नॉन जस्टिसिएबल है एंड नॉन इन्फोर्सेबल है। नॉन एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। ठीक है। नॉन इन्फोर्सेबल है। और जो डीपीएसपी से हम लोग डीपीएसपी ना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करता है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का स्थापना करता है डीपीएसपी। डीपीएसपी से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। ठीक है। तो बढ़ते आगे, ये तो कुछ बैकग्राउंड्स थे। अब बढ़ते क्वेश्चंस में। क्वेश्चन हमारा पहला कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होने की बात किस में की गई है, सेपरेशन की बात किस में की गई है। तो ये की गई है डीपीएसपी यानी ऑप्शन सी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। ठीक है। तो 1 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रंस दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए देने का प्रावधान है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा भाग डील करता है। तो इसका ऑप्शन सी यानी पार्ट 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पार्ट 4 के अंदर आता है आपका डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 के अंदर आता है आर्टिकल 1 to 4, जो कि डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है। सो 3 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मोरल फिलोसफी। गांधीयन मोरल फिलोसफी को डायरेक्टली कौन इम्पैक्ट करता है। ठीक है। गांधीयन मोरल फिलोसफी जो था उसको कौन इफेक्ट करता था। ऑप्शन ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स नॉट मोमेंट मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। जो गांधीयन मोरल फिलोसफी का डीपीएसपी का जो प्रोविज़न ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ था ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता था किसको, गांधीयन मोरल फिलोसफी को। अब आते किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ। तो आर्टिकल 38 का डी स्मॉल डी में दिया हुआ आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। ऑप्शन बी जो है प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड एंड एडवाइस ये दिया हुआ है आर्टिकल 39 के कैपिटल ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी 39 का ए में दिया हुआ कैपिटल ए में दिया हुआ प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड एंड एडवाइसेस
आर्टिकल 48 के अंतर्गत, आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, ठीक है। एंड आर्टिकल 48 का ए जो है ना, और जैसे मैंने बता दिया 38 का डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बी हो जाएगा आपका 39 का कैपिटल ए में दिया हुआ प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काऊ आपका दिया हुआ 48 में, और प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स फॉर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दिया हुआ आर्टिकल 49 के अंदर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है गांधीयन मोरल फिलोसफी को, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काऊ जो होता है डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है गांधीयन मोरल फिलोसफी को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहता है किस में प्रोमोशन ऑफ इंटरनल पीस मतलब विश्व शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देने की बात की गई है, किस में? ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऑप्शन डी 9 शेड्यूल। तो 5 यानी कि 5 का जो आंसर होगा बी होगा, ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात की गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डील करता है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा 36 से 51 जो होता है, जो डीपीएसपी का बात डीपीएसपी इसके अंदर आता है। 36 से 51 डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, ठीक है, पार्ट 4। तो 6 का ऑप्शन सी का 6 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हो रहा है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन प्रायोरिटी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, किस अमेंडमेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रायोरिटी दिया गया है फंडामेंटल राइट्स से ऊपर? अगर कभी भी दोनों के में कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये किस संशोधन से आया हुआ था ये किस संशोधन से ये कहा गया था, ठीक है, किस अमेंडमेंट से ये लाया गया था? तो ये लाया गया था 42वां संशोधन से। कहा गया कि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कभी भी कन्फ्लिक्ट होगा ना, तो डीपीएसपी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये 42वां संशोधन से कहा गया था, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली बात, आर्टिकल 51 में क्या है देखते हैं, या ऑप्शन क्या बोल रहा है। आर्टिकल 51 में इतना बारे याद दिलाएं, आपको याद होगा ही, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते। ए प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है। बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, ये भी दिया हुआ है 51 में। 3 इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये भी बताया हुआ था। यानी ऑप्शन डी जो होगा 1 2 3 तीनों सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? ए फंडामेंटल राइट्स के अंदर, बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर, और डी इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर। तो पंचायती राज जो है ना डीपीएसपी के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज को।
आता है आर्टिकल 40 के अंदर। और पंचायती राज डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है, और पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत लाया गया था, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक में इसकी ये पूरा जो है इसमें डीपीएस इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ में। और पंचायती राज की शेड्यूल में 11 शेड्यूल में जो है वो पंचायती राज दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में इंश्योर किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपी में, जो कि आर्टिकल 39 के डी में स्मॉल डी में ये बताया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वेलफेयर ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो संविधान के किस भाग में ऐड किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रीएम्बल में, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स में, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ समृद्ध राज्य मतलब वेलफेयर ऑफ स्टेट की जो बात की गई है वो डीपीएसपी में बात की गई है। ठीक है, डीपीएसपी में बात की गई है, और वो भी आर्टिकल किसके अंदर? आर्टिकल 38 के अंदर वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, बोल रहा है कि नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, ये आपको नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट टू वर्क, ये है। प्रोहिबिशन ऑफ लीकर भी है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये भी है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो डीपीएसपी के अंदर नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ लीकर डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ लीकर की बात की गई है आर्टिकल 47 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 47 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ लीकर की बात की गई है। राइट टू वर्क की बात की गई है आर्टिकल 41 के अंदर। राइट टू वर्क पब्लिक असिस्टेंस इसकी बात की गई है आर्टिकल 41 के अंदर। ठीक है, अब राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस, तो इसकी बात की गई है आपको आर्टिकल 41 के अंदर। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये बात की गई है किस में? आर्टिकल 39 के डी में बात की गई है। ठीक है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात नहीं की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा 12 का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट। किसने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चेक है जो कि अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको पे किया जाता है? ये कहा था केटी सेठ ने, यानी ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बुक में ए दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, केटी सेठ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से इन चारों में से कौन सा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
एक 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 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो द स्टेट शैल इंडियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 14 में। सी द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15 के अंदर लिखा हुआ है। अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 के अंदर। तो बी सी डी ये तीनों जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ना वो डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, मैंने शुरू में ही बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, क्वेश्चन करने का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान में एस्टैब्लिश करके क्या पर्पस था, किस चीज़ के बीच में रिलेशन बनाने का पर्पस था। तो मैंने बताया शुरू में कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनानी थी, इसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना था, इसीलिए इस चीज़ को लाया गया था, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं उसके अलावा बता दूंगा कि क्या कौन सा क्या है। जैसे कि आर्टिकल 41 के अंदर आता है राइट टू वर्क, कार्य करने का राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, ये आता है आपका आर्टिकल 41 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 43 का ये जो है ना, उसका मतलब होता है कि सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये कौन करता है, सिक्योर कौन करता है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, आर्टिकल 43 का ए, ठीक है, जो कि ऐड किया गया था 42वां संशोधन से 1976 से 43 में ऐड किया था, 43 का ए को ऐड किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 48 के अंदर कि 48 क्या कहता है। तो 48 जो है उसमें बताया गया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सेफगार्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना किसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। इस चीज़ की बात की गई आपको आर्टिकल 48 में, ठीक है। 43 में बात की गई सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि 42वां संशोधन से ऐड किया गया था 43 का ए को 43 में, ठीक है। और 41 में राइट टू वर्क, और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 51 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 17 का ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ए सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग पंचायत प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज एंड सिक्योरिंग फॉर all the workers reasonable leisure and cultural opportunity। तो which above the constitution principle are reflect, गांधीयन प्रिंसिपल को कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गांधीयन प्रिंसिपल को कौन रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो होगा तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ऑप्शन 3 प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, एंड ऑप्शन 4 सिक्योरिंग ऑल वर्कर फॉर रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन फिर लास्ट बोल रहा है कि विच एव ऑफ दी
विच ऑफ द एबव आर द गार्डियन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्ट DPSP, कौन सा जो है इनमें से गार्डियन प्रिंसिपल है जो DPSP को बतला रहा है, DPSP को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चारों का DPSP का पार्ट, लेकिन गार्डियन प्रिंसिपल को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। मैं इसका आंसर बता के उसके मैं खुद थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत जो वो 40 के अंदर आता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो 43 के अंदर आता है, ठीक है। ये दोनों गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं कुछ बताऊं, जब हम लोग DPSP पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 प्रिंसिपल की बात की गई है, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक गांधीयन प्रिंसिपल, एक लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है। जब सोशलिस्ट प्रिंसिपल का बात करेंगे तो उसमें आता है 38, आर्टिकल 38, 39 का ए, ठीक है, 39 का ए, 39 का ए, 41, 42, ठीक है, 43, 42 तक, ठीक है, 42 तक। लेकिन जब गांधीयन प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं ना, 41, 42 एंड 43 का ए और 47, ये जो है ये आपका गांधीयन सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, लेकिन सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अब गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है? 40, 43 का बी, 46, 47 एंड 48, ये तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आप देख रहे हैं 40 और 43 आ रहा है। इससे ये होता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आता है लिबरल प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या आता है। तो लिबरल प्रिंसिपल आता है 44, 45, 48 का ए, 49, 49, 50 और 51, ये जो होता है लिबरल प्रिंसिपल होता है। तो DPSP को 3 भागों में बांटा गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसके अनुसार जो आंसर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।